हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सबों का दोस्त धनजी आज जुड़ चुके हैं फिर से अपने वही सुपर 25 के साथ, जिसमें कि 25 क्वेश्चन आपके साइंस के और 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होते हैं। तो इस सेशन के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं और इस सेशन में आप सबों को पता होता है कि हम लोग साइंस और करंट अफेयर्स के सेशंस को लेकर आते हैं, जिसमें से कि 25 को साइंस और 25 जो होते हैं करंट अफेयर्स होते हैं। और यह रात्रि 9 बजे होता है, जो कि सोमवार से लेकर शनिवार तक होता है। रविवार को नहीं होता है, रविवार को क्लास बंद रहता है। इधर बीच 2-3 दिन क्लास नहीं हुआ था, कुछ काम था इसलिए। तो चलिए क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और समय से सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि क्लास अब समय से ही स्टार्ट होगा। 9 बजे का क्लास होगा तो 2 या 3 तक क्लास का हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और बच्चों को जोड़िएगा, तभी क्लास को होना संभव हो पाएगा। क्योंकि क्लास में अगर 10 बच्चे होंगे तो उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर पाएगा। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेकर आइए। तो एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे और क्लास को तब तक से स्टार्ट कर दिया जाता है। तो एक बार क्लास को फट से शेयर करिए, सबके पास, सभी लोग के पास क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस कौन कौन से बने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आज के बने हैं। तो फटाफट से क्लास को शेयर करें। चलिए, हम लोग ज़्यादा समय व्यतीत ना करके जल्दी जल्दी ही क्या करेंगे, इस सेशंस को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आप सबों को पता है। आइए आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, आपको बताना है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है किसके कारण से? गुरुत्व बल के कारण से, अभिकेंद्रीय बल के कारण से, अपकेंद्रीय बल के कारण से या नाभिकीय बल के कारण से। आपको बताना है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करती है किसके कारण से। तो फटाफट इसका आंसर करिएगा। चलिए आप लोग इसका आंसर करिए, तब तक से बता देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि गुरुत्व बल जो होता है, क्या होता है, जो गुरुत्व बल होता है यह 2 द्रव्यमान यानी कि 2 अलग अलग पिंड के जो द्रव्यमान है उस पर कार्यरत होता है। तो गुरुत्व बल जो होता है समानुपाती किसके होता है? तो m1 × m2/r² के। और इसी गुरुत्व बल के समानुपाती कहता है कि जो गुरुत्व बल होता है, जो बल होता है किसी भी 2 पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके दूरी के त्रिज्या के, यानी कि उनके त्रिज्या के या उनके दूरी के बीच के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और f जब समानुपाती का साइन हटता है तो g आता है और यह हो जाता है m1 × m2/r²। यानी कि गुरुत्व बल आप कह सकते हैं कि गुरुत्व बल जो है 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल है। गुरुत्व बल क्या है? तो 2 पिंडों के यानी 2 अलग अलग द्रव्यमान के पिंडों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसको गुरुत्व बल कहते हैं। जबकि अभिकेंद्रीय बल का जो होता है, ठीक है, FC जो होता है यानी कि अभिकेंद्रीय बल को क्या कहते हैं? तो सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे कहा जाता है। तो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल क्या होता है? तो वे होता है mv²/r। क्या होता है? mv²/r। यह क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है। तो अभिकेंद्रीय बल कहता है कि फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल यानी कि m द्रव्यमान की वस्तु को v वेग के साथ, मतलब m द्रव्यमान की वस्तु v वेग के साथ और उसकी जो त्रिज्या है उसके बीच की जो त्रिज्या होनी चाहिए वे क्या होनी चाहिए? r होनी चाहिए। अपकेंद्रीय बल का भी सूत्र यही होता है। अपकेंद्रीय बल का भी सूत्र क्या होता है? तो वे होता है Fp होता है सेंट्रीपिटल, यह क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है और यह क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो उसका भी सूत्र मात्र यही होता है, mv²/r होता है। यहाँ पे माइनस हो जाता है और कुछ नहीं होता है। तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है Fc/mv²/r और इसका होता है mv²/r, यह माइनस में होता है। नाभिकीय बल तो पता ही है कि नाभिक द्वारा लगाया गया बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। और यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गति का कारण क्या होगा। तो जो गति के कारण होता है, कौन सा बल उत्पन्न होता है? गुरुत्व बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या नाभिकीय बल मेरे भाई? तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल नहीं होंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक m के द्रव्यमान की बात कह रहा है और इसमें पृथ्वी का एक अलग अपना द्रव्यमान होगा और चंद्रमा का एक क्या होगा? अपना द्रव्यमान होता है।
तो पृथ्वी का एक अपना द्रव्यमान और चंद्रमा का एक अपना द्रव्यमान होता है और इन दोनों के बीच की दूरी तो होता ही है। और जो इनके बीच जब पता है कि दो अलग अलग पिंड का कोई द्रव्यमान होता है, जब दो अलग अलग पिंड का कोई द्रव्यमान होता है तो उनके बीच जो बल लगता है उसको गुरुत्व बल या गुरुत्व बल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुरुत्व बल होगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होता है गुरुत्व बल। अगला, जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके ऊपरी ओर बल कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं? तो इस बल को क्या कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, उत्प्लावक बल या अस्थैतिक बल? बताइए क्या कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल तो अभी हमको पता चला है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वे होता है G1 इंटू M1 इंटू M2 बटे में R²। ठीक है, जबकि एक गुरुत्वीय त्वरण कहता है जो G होता है वे होता है Gm बटे में R²। तो सबको पता है यह क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है और यह क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि दो पिंडों के बीच लगता है। घर्षण बल होता है जब पता है कि कोई भी गति हो उसके विरुद्ध जो कार्य करता है उसको घर्षण बल कहते हैं। लेकिन एक घर्षण गुणांक पूछता है, घर्षण गुणांक पूछता है तो घर्षण गुणांक होता है, ठीक है, आपको पता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल होता है। तो जो घर्षण गुणांक होता है यह किसी वस्तु के द्वारा लगाए गए बल और उसके विरोध में लगाए गए बल के बराबर होता है। अस्थैतिक बल, ठीक है, अस्थैतिक बल, उत्प्लावक बल, तो सबको पता है कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके ऊपरी ओर जो बल कार्य करता है उसको हम उत्प्लावक बल कहते हैं। और उत्प्लावक बल को किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। अब रहा बात घर्षण गुणांक का, तो घर्षण गुणांक बताते हैं। तो घर्षण गुणांक कहता है, तो यहाँ पे फ्रेश करके लिख देते हैं, घर्षण गुणांक भी पूछता है आपसे मेरे भाई। तो याद रखिएगा कि जो घर्षण गुणांक होता है, क्या होता है? जो घर्षण गुणांक होता है उसको कहते हैं घर्षण बल, मतलब कि कितना उससे घर्षण से जो बल लग रहा है। अब बटे में जो होता है उसको कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या? अभिलंब प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल। तो याद रखिएगा कि जो घर्षण गुणांक होता है वह घर्षण बल, मतलब कि आप जब चल रहे हैं तो आपके घर्षण के कारण कितना बल लग रहा है, और बटे में क्योंकि पता है कि कोई भी बल अकेले नहीं होगा, जब कोई भी बल होगा तो उसके विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल होता है। तो अभिलंब मतलब कि ऊपर की ओर एक अलग दिशा में जो प्रतिक्रिया बल लगता है उसको कहते हैं। तो घर्षण बल बटे में अभिलंब प्रतिक्रिया बल को हम घर्षण गुणांक कहते हैं। और घर्षण गुणांक जो होता है मात्रकहीन विमाहीन होता है। और 2-3 को बताए थे कि कौन कौन से का मात्रक होता है, मात्रकहीन होता है। तो घर्षण गुणांक था, एक था अपेक्षित आर्द्रता, क्या था? अपेक्षित आर्द्रता, अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व, और एक होता है जो आवर्धन होता है, जो लेंस का आवर्धन होता है। इन सब का जो मात्रक होता है घर नहीं होता है, इन सब का मात्रक नहीं होता। अपेक्षित घनत्व का है, अपेक्षित आर्द्रता का है, घर्षण गुणांक का है और आवर्धन का है। इन सब का मात्रक कोई भी नहीं होता है, याद रखिएगा। तो घर्षण गुणांक का मात्रक भी नहीं होता है। घर्षण गुणांक पूछता है का मान कितना से कितना के बीच हो सकता है? तो 0 से 1 के बीच हो सकता है। क्या? 0 से 1 के बीच घर्षण गुणांक होता है, तो याद रखिएगा। और घर्षण बल के अधीन जो किया गया कार्य होता है वह शून्य होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे उत्प्लावन से बना था, तो उत्प्लावन बल का जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो जो ऊपरी ओर जो बल लगता है उसको हम उत्प्लावक बल कहते हैं। अस्थैतिक बल, अस्थैतिक विद्युत बल आता है जो कि रगड़ के क्या करते हैं? रगड़ के जो हमें आवेश प्राप्त करते हैं। बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? 273 केल्विन, 273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 273 केल्विन। आपका बताना है कि बर्फ जो है, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है, यानी कि जो बर्फ है उसका गलनांक बिंदु कितना होता है। तो जल्दी से बताएंगे मेरे भाई। और आप सबों को पता होता है कि C/5 बराबर F-32 बाई C/5 F-32 K-273। तो ये होता है 5 और यह क्या होता है? 9, ठीक है। C/5 F-32 में 9, ठीक है ना, क्योंकि यह 100 होता है और यह 180 होता है और यह 5। तो C/5 F-32 K-273 यह क्या होता है? आपका संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है।
और बर्फ का गलनांक, क्योंकि आपको पता है कि क्या पता है, तो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बर्फ़ का गलनांक होता है। तो मान लीजिए कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है तो केल्विन में यह कितना होगा -273, ठीक है। अब बाई 5 से 5 कटा, ठीक है। अब केल्विन को चेंज करना था तो 0 डिग्री तो सेंटीग्रेड है भी क्या है तो 0। अब यह क्या होगा, के का मान इधर आएगा तो क्या होगा 273, तो क्या होगा 273 केल्विन हो सकता है या नहीं। जल्दी से फटाफट इसका आंसर करिएगा कि क्या यह सत्य है या असत्य है, जल्दी से बताइए। चलिए, सही बात है कि बर्फ का गलना, क्योंकि अगर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का गलनांक जो होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का गलनांक बिंदु होता है, तो केल्विन में है और डिग्री सेंटीग्रेड में तो 0 नहीं दिया है, तो इसको तो बातें नहीं करेंगे। और केल्विन में बदलने के लिए कहेंगे तो -273 या +273, तो खाली सिर्फ क्या होगा, खाली आपका 273 होगा, क्योंकि अभी हमने निकाला तो यह माइनस क्या था, इधर आके प्लस हो गया था। अगला, एक कार का वेग 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा समान रूप से बढ़ता है, तो त्वरण बताइए कि त्वरण क्या होगा। आपको एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि इस बताइए कि क्या होगा। और यहाँ पे माइनस सब, एगो में माइनस है, एगो में माइनस नहीं है, एगो में माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे 1 मीटर सेकेंड इनवर्स, 4 मीटर सेकेंड के पावर 2, या ऐसे करके बताना है। तो बताइए क्या एक -2 है दोनों में और इन दोनों में माइनस नहीं है, तो जल्दी से आंसर करिएगा क्या होगा। क्योंकि आपको पता होता है कि एल निकालने के लिए हम ए जो होता है निकालने के लिए v-u/t चाहिए, v-u/t की आवश्यकता होती है। और यह क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले 18 से चल रहा था, अंतिम 36 था, तो मान लीजिए कि 36 था, अब चल रहा है 18, ठीक है, बटे में t। लेकिन यह क्या है आपके किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो आप जब घटाइएगा तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, और समय कितना दिया हुआ है आपका 5 तो दिया ही है, तो 18 से 18 कटाइएगा, ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 5, 5 से कट जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या 1 सेकेंड के पावर -2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु के पृथ्वी पर सतह का द्रव्यमान इतना केजी है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। आपको बताना है कि किसी वस्तु पर पृथ्वी का द्रव्यमान 60 केजी है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा चंद्रमा पर, बताना है कि क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वे क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। लेकिन आपको पता है कि भार के लिए हम क्या करते हैं, mg लगाते हैं। अगर भार पूछा होता तब तो हम mg का कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान पूछा है, और आपको पता है कि द्रव्यमान आप दुनिया के किसी भी जगह पे ले जाइएगा तो जितना द्रव्यमान उसका होगा उतना ही उसका द्रव्यमान रहता है। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आप वहाँ से लेकर आइए चाहे यहाँ से लेकर आइए, क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है कि उस वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, यानी कि उस वस्तु में जो उपस्थित कितनी मात्रा होती है वही उसकी क्या होती है, द्रव्यमान होती है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कहीं भी लेके जाइए, पृथ्वी पर कोई वस्तु का द्रव्यमान हो, उसको कहीं भी ले जाने पर द्रव्यमान नो चेंजिंग होता है। तो द्रव्यमान जब नो चेंजिंग है तो पृथ्वी के सतह पर 60 kg का है, तो वहाँ पर भी क्या होगा 60 kg का ही होगा, ठीक है। अब रहा बात कि भार की, अगर पूछता कि भार क्या होता, तो भार मेरे भाई होता, भार जब होता तो क्योंकि भार आपको पता है mg होता है, और पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। तो जब mg कम होगा, g जब कम होगा तो भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। और यहाँ के तुलना में वहाँ पे कितना, तो यहाँ पर अगर भार दिया होता 60 kg और चंद्रमा पर पूछता तो वहाँ पे 10 kg का हो जाता, क्योंकि वहाँ पे इसका छठा भाग हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं। आपको बताना है कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, पनडुब्बी या ओडोमीटर। आपको बताना है कि कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो जल्दी से फटाफट बताएंगे।
हाइड्रोमीटर से सबको पता है आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। क्या करते हैं? आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। और आपेक्षिक घनत्व मात्रकहीन होता है, याद रखिएगा, इसका मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होता है। लैक्टोमीटर से क्या? दूध का घनत्व मापते हैं। क्या? दूध का घनत्व मापते हैं। ठीक है। पनडुब्बी पता है? पनडुब्बी जो कि पानी में पनडुब्बी जो होता है। और ओडोमीटर जो है इससे क्या मापते हैं? तो पहिए द्वारा चली गई दूरी को, क्या? पहिए द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं। एक होता है स्पीडोमीटर। क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है, यह तत्क्षणिक चाल को मापता है। तत्क्षणिक चाल को, कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पर स्पीडोमीटर होता है, ओडोमीटर, उसके द्वारा तय की गई दूरी को। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा है जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? तो जल्दी से बताएंगे कि कौन है जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। फटाफट से बताइए। जल्दी से बताएंगे इसका। चलिए तो देखते हैं क्या होगा। आइए, जो आप सबों को पता है कि हाइड्रोमीटर जो अपेक्षित घनत्व है इसमें भी द्रव को मापने का है, इसमें भी लैक्टोमीटर में भी दूध का घनत्व है, और पनडुब्बी भी जो होता है डूबता हुए घनत्व पर कार्य करता है। तो हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर और पनडुब्बी ये सारे के सारे जो हैं आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। जबकि ओडोमीटर जो है आपके पहिए द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, यह आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। शेष सारे के सारे जो हैं आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत था, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो था, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी भी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगाने वाला उत्प्लावन बल। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था? तो किसी तरल में, कोई भी तरल पदार्थ हो या कोई तरल द्रव हो, उस पर किसी तरल में उपस्थित वस्तु पर जो उत्प्लावक बल लगाता है, यानी कि ऊपर की ओर लगाने वाला बल, ठीक है, तो कहता है कि किसी तरल के माध्यम से किसी वस्तु पर लगाने वाला जो उत्प्लावन बल उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। मतलब कि कहते हैं कि उत्प्लावन बल उतना ही लगता है जितना कि उस वस्तु के द्वारा पानी को विस्थापित किया जाता है। यही क्या है? आपके आर्किमिडीज का सिद्धांत था। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत कहता है कि जब तरल पदार्थ पर, किसी तरल वस्तु पर या किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है, उत्प्लावन बल जो लगाया जाता है, कितना बल लगता है? तो जितना उस वस्तु के द्वारा पानी को विस्थापित किया जाता है। तो ये सारे के सारे आपके तरल पानी में, हाइड्रोमीटर भी वही कार्य करता है, लैक्टोमीटर में और पनडुब्बी में, जबकि ओडोमीटर में नहीं होता है। तो ओडोमीटर में यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण का दर क्या होगा? आपको बताना है कि जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी, वायु में अगर जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो वाष्पीकरण का दर क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण का दर कुछ बातों पे निर्भर करता है, जो कि आपको याद रखना है। वाष्पीकरण का दर अगर हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, ठीक है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, सतह का जो क्षेत्रफल है बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का क्या होगा? दर तेज होगा। क्योंकि हम एक गिलास की अपेक्षा एक थाली में रखे हुए दूध को आसानी से क्या होता है? ठंडा हो जाता है। क्योंकि वाष्पीकरण की जो घटना होती है वो एक सतहीय घटना होती है, और सतह के प्रत्येक सतह से क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। तो जिसका सतह जितना ही बड़ा होगा उसका वाष्पन भी क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। तो वाष्पीकरण के क्षेत्र बढ़ा देने से सतह की मतलब कि किसी भी सतह का, अगर किसी भी जो जलवाष्प की मात्रा के लिए वाष्पीकरण की दर बढ़ाने के लिए हम सतह को बढ़ा देंगे, वाष्पीकरण का दर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ाने से भी, तापमान बढ़ाइएगा तब पर भी क्या होगा? आपका
तापमान बढ़ाने से भी आपका जल वाष्प की मात्रा क्या होती है, बढ़ता है, मतलब कि आपके वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ती है। हवा अगर तेजी होगी, हवा में अगर शुष्क हवा होगी और तेज हवा होगी, तब पर भी वाष्पीकरण की दर क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन किन बातों पर, अगर वायु में क्या हो, वायु शुष्क हो, मतलब वायु में नमी की मात्रा कमी होने पर, जब वायु में नमी की मात्रा कम होगी तो वहां पर भी वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। और यह बोल रहा है कि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है, मतलब कि वायु क्या है, आर्द्र है, मतलब कि वायु में खुद ही जल की मात्रा अधिक होगी, तो वह वाष्पीकरण की दर क्यों क्या करेगी, तो घटेगी, समान बने रहेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी। तो जब ऑलरेडी वायुमंडल में पानी है, जलवाष्प की मात्रा है, तो वाष्पीकरण की दर को कम कर देगी, क्योंकि जितना वाष्पीकरण होना चाहिए शुष्क अवस्था में, देखते हैं बरसात के दिनों की अपेक्षा गर्मी के दिनों में कपड़ा जल्दी सूख जाता है, क्योंकि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा गर्मी के दिनों में कम होता है, जबकि बरसात की मौसम में, जो बरसात की मौसम होता है उसमें हमेशा बारिश होती रहती है, इसलिए वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। जब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होगी, जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी, तो वह क्या करेगी, आपके वाष्पीकरण के दर को घटा देगी, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कौन सा एक प्रतिरोधक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। थर्मोस्टर, ट्रांजिस्टर, द्विध्रुवक या संधारित्र कैपेसिटर, आपको बताना है जो कि उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। बताना है कि कौन, थर्मोस्टर, ट्रांजिस्टर, द्विध्रुवक या संधारित्र। जल्दी से आंसर करेंगे। उष्मा को संवेदनशील प्रतिरोधक यानी कि यह उष्मा को रोकने के लिए जो होता है, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। द्विध्रुवक, ट्रांजिस्टर या संधारित्र। संधारित्र तो कैपेसिटर, यह तो धारा से संबंधित है। द्विध्रुवक भी यह धारा से संबंधित होता है, और ट्रांजिस्टर भी क्या होता है, यह धारा से संबंधित होता है। लेकिन यहाँ पर आपको उष्मा को रोकने की बात हो रहा है, जो कि उष्मा को रोकता है कौन, तो जो थर्मोस्टर ने कहता है, थर्मस फ्लक्स जो होता है, जो थर्मस होता है, थर्मस क्या करता है, आपके उष्मा को रोकने में मदद करता है। तो यही जो थर्मस है, थर्मस ही आपको पूछता है कि कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है, जो कि उष्मा को रोके रखता है और उष्मा को बनाए रखता है। तो जो थर्मोस्टर है, जिसे थर्मस कहते हैं, तो लोग जो थर्मस एक प्रकार का प्रतिरोधक होता है, जिसका प्रतिरोध उसके ताप के परिवर्तित होने के साथ साथ बहुत अधिक परिवर्तित होता है। अन्य प्रकार के प्रतिरोध का मान ताप में परिवर्तन होने पर बहुत कम होता है, मतलब कि अन्य प्रकार का जो प्रतिरोध होता है, तो याद रखिएगा कि कौन उष्मा को रोकने में मदद करता है, तो थर्मोस कब जो होता है, क्योंकि उसकी बाहरी परत को क्या बनाया जाता है, चिकना, और बीच में गैपिंग दे दिया जाता है। जो ऊपरी स्टील का होता है उसके चिकना बनाया जाता है, जिससे कि प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लौटा सके, और इनके बीच जो है गैप छोड़ दिया जाता है, निर्वात के रूप में रहता है, जिससे कि उष्मा का चालन नहीं हो पाता है। तो कभी आएंगे तो बताएंगे, जल्दी से चलिए। गैस का कौन सा गुण इनको सुहावे बनाता है। इनको कि सुहावे बनाने का मतलब है को इनको किसी भी जगह भरने में, डालने में या कहीं भी, मतलब कि गैस का कौन सा गुण है जिसको इनको और आसान बनाता है कि ताकि इसको कहीं भी ले जाया जा सके, उसे कंप्रेस्ड किया जा सके और उसे आसानी से भरा जा सके। तो गैस का कौन सा गुण है जो कि सुहावे बनाता है, तो संपीड्यता, कंप्रेस्डता, क्योंकि आपको पता है कि जो कंप्रेस होता है, कंप्रेस यानी कि दबाने पर क्या होता है कि गैस के अणु पास पास आ जाते हैं और लिक्विड अवस्था में हो जाते हैं। तो कौन से गुण होता है जो कि इनको सुहावे बनाता है, तो वे होता है आपके संपीड्यता। संपीड्यता को हम कंप्रेस कहते हैं, याद रखिएगा। अगला, इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करना है, तो उसके लिए किस डिहाइड्रेटिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। निकेल का किया जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का, सूर्य के प्रकाश का, या ताप का। जल्दी से बताइएगा। चलिए इसका आंसर करिए। तो निकेल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सूर्य का ताप। या आपको इथेनॉल को, जो इथेनॉल है, इथेनॉल को आपको क्या करना है, ईथेन में बदलना है। तो जल्दी से बताइए कि क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए, आपको पता है कि
कुछ आता है, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, इसका आंसर करिए तब तक से कुछ बता देते हैं। कुछ उत्प्रेरक का उपयोग करता है जिसको बनाने के लिए, जैसे पूछता है कि अमोनिया गैस के हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। जो अमोनिया गैस के हैबर विधि में, क्या हैबर विधि में, जो हैबर विधि होता है, हैबर विधि में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपका लोहे का चूर्ण का, किसका, लोहे का चूर्ण का। फिर आपसे बनता है कि जो वनस्पति तेल होता है, वनस्पति तेल से जो कृत्रिम घी बनाया जाता है, जब वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में हम निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। तो अमोनिया गैस के हैबर विधि में किसका, तो अमोनिया गैस के हैबर विधि में लोहे के चूर्ण का, वनस्पति तेल से जो देखते हैं वनस्पति घी डलडा उल्डा बनता है वनस्पति तेल से, उसमें निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है दो गो, एक आता है सल्फ्यूरिक, क्या, जो सल्फ्यूरिक होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क विधि में, सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क विधि में, और सल्फ्यूरिक अम्ल के, जो सल्फ्यूरिक होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के सीसा कक्ष विधि में, संपर्क विधि में और सीसा कक्ष विधि में। तो सल्फ्यूरिक के संपर्क में प्लेटिनम का, किसका, प्लेटिनम के, जबकि सीसा कक्ष में कहता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, किसका, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क विधि में प्लेटिनम का, सल्फ्यूरिक अम्ल के सीसा कक्ष विधि में किसका, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपको कि जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल को आपको ईथर बनाना है। जब एल्कोहल को ईथर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो गर्म एल्यूमिना का, किसका, एल्यूमिना का। फिर उसके बाद आपका आता है कि क्लोरीन, तो कहेगा कि एल्कोहल के ईथर बनाने की जो विधि होती है, एल्कोहल से जो आप ईथर बनाते हैं उसमें गर्म एल्यूमिना का। और एक लास्ट याद रखना होता है कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के डीकेन विधि में, जो डीकेन विधि हमेशा पूछता है कि क्लोरीन के डीकेन विधि में किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्यूप्रिक लवण का, क्या होता है, क्यूप्रिक लवण का। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे होते हैं। अब आते हैं, आपसे पूछा है कि जो इथेनॉल है, इथेनॉल को आप, जो इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। तो इथेनॉल को आपको इथेन बनाना है, मतलब C2H6 बनाना है। उसके लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग करिएगा, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑक्टेट्स के न्यूलैंड के सिद्धांत को केवल लागू होता था, जो न्यूलैंड के जो अष्टक नियम था, जो ऑक्टेट नियम था, यह सिद्धांत केवल लागू होता था क्योंकि ऑक्टेट नियम ने दिए थे। डोबेराइनर का त्रिक नियम आता है और ऑक्टेट का न्यूलैंड का अष्टक नियम आता है, सल्फर तक, कैल्शियम तक, पोटेशियम तक या क्लोरीन तक। और ऑक्टेट का न्यूलैंड्स का आपको पता है कि न्यूलैंड ने दिए थे अष्टक नियम, और यह जो था आपका कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि इनका जो था कहते थे कि पहला तत्व आठवें तत्व का, जो पहला तत्व होता है आठवें तत्व के गुण के समान होता है। कैसे, तो ये भी परमाणु द्रव्यमान पे ही सजाए थे, और यह जो गुण था पहला तत्व आठवें तत्व के जो लग रहा था, उस समय कैल्शियम तक ही लागू होता था। कितने तक होता था, कैल्शियम तक लागू होता था। और ये भी पूछता है कि जो न्यूलैंड साहब हैं, इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो न्यूलैंड ने 8 नियम दिया था, 8 नियम दिया था, तो 8 साथे 56, तो इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। जबकि जो मोसले साहब थे, अच्छा मेंडलीफ साहब, सॉरी, जो मेंडलीफ साहब थे,
यह न्यूलैंड के बाद मेंडलीफ है। मेंडलीफ के समय तत्वों की संख्या कितनी थी, तो उस समय एक आवर्त सारणी वर्ग बढ़ गया था 9वां, तो 9 7 63, तो यह भी याद रखिएगा। तो पूछता है कि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56, क्योंकि उस समय 8 वर्ग और 7 आवर्त, 8 7 56, 9वां वर्ग जो कि अक्रियता की खोज हो चुका था, और 7 9 7 63। तो न्यूलैंड अष्टक दिए थे, तो न्यूलैंड 8 8 7 56, मेंडलीफ 9 9 7 63 याद रखिएगा। और अष्टक नियम जो है न्यूलैंड का, यह कैल्शियम तक ही लागू होता है। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्वों को रखा गया है, तीसरे आवर्त में, छठे, पांचवें या दूसरे? तो जल्दी से बताएंगे। आपको पता होता है कि जो क्षैतिज कतार होता है, जो क्षैतिज कतार होता है, जो वर्टिकल लाइन होता है, सॉरी हॉरिजेंटल, और यह होता है वर्टिकल, ऐसे ना, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं ना, और इसको जो उदग्र होता है, ऐसे उदग्र जो होता है इसको वर्टिकल, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। सही है, इंग्लिश शायद मेरा सही होगा। इसको हॉरिजेंटल, जिसको कि हम क्षैतिज कहते हैं, और क्षैतिज को हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और जो ऐसे ऐसे ऊपर वाला आता है इसको वर्ग या ग्रुप कहते हैं, वर्ग या ग्रुप या समूह कहते हैं। तो जो क्षैतिज होता है, आपसे पूछा कि जो आवर्त होता है, क्षैतिज आवर्त को आवर्त पीरियड या क्षैतिज उदक कतार को कहते हैं। तो आपको पता है कि पहला में 2, दूसरा में 8, तो 2 8 क्या 2 8 18 18 32, और उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 2 होना चाहिए, 2 8 8 ना, यहाँ पे एक और 8 छूट रहा था, तो 2 8 8 18 18 32, यानी कि पहले में 2 तत्व जो कि हाइड्रोजन हीलियम, दूसरे में 8 तत्व जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये क्या हुए 8। दूसरे में अगर कहे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब क्या, तो उसमें भी 8 होते हैं। इसमें भी 18, इसमें भी 18। तो याद रखिए कि इसमें पूछा है कि किसमें 32 होते हैं, तो 32 आपके किस में होंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो कहेंगे कि जो छठवां आवर्त होता है उसमें होता है। तीसरा में कितना होता है, 18 होता है, और चौथा में कितना होता है, सॉरी तीसरा में कितना 8, और चौथा में कितना 8, पांचवा में, गलती हो रहा है यार, फिर से मेरे भाई, तीसरा में देखिए, पहला में तो 2, दूसरा और तीसरा में 8, दूसरा और तीसरा में 8, और चौथा और पांचवा में कितना 18, और छठवां में 32। ये सारे के सारे याद रखिएगा। अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको बताना है कि जो अमोनिया सल्फेट है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NH4SO3 के होल ट्वाइस, NH4 2SO3, बताइए कि क्या होता है। तो जल्दी से बताइए कि जो अमोनिया सल्फेट होता है इसका सूत्र क्या होता है, अमोनिया सल्फेट का सूत्र क्या होता है, चलिए बताइए अमोनिया सल्फेट का सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया सल्फेट का सूत्र जो होता है आपके होता है NH4 क्या, NH क्या होता है, NH4 के होल ट्वाइस SO4, ये क्या होता है आपके अमोनिया का सूत्र होता है। तो अमोनिया का सूत्र याद रखिएगा कि अमोनिया सल्फेट का सूत्र है NH4 NH42 क्या, NH42 मतलब कि NH42 के होल ट्वाइस, मतलब कि NH4 के होल ट्वाइस, और यह क्या होता है SO4। तो यह कहाँ है आपका, यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, कार्बन द्वारा मजबूत बंधन के गठन का एक कारण क्या है, आकार उसका क्या होता है, यानी कि कार्बन द्वारा मजबूत बंध का गठन का कारण क्या होता है, उनके आकार में, यानी कि कार्बन मजबूत बंध के कारण क्या होता है, उनका आकार, क्या विशाल आकार के कारण, छोटे आकार के कारण, मध्यम आकार के कारण, या बहुत बड़ा आकार के कारण। आपको बताना है कि किसके कारण कार्बन में द्वारा मजबूत बंध बनाया जाता है। तो जल्दी से बताइए, चलिए बताइए। तो कार्बन में मजबूत बंधन का गठन क्यों होता है, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी तत्व का जो आकार होता है, किसी भी तत्व का जो आकार होता है उसके नाभिक पर निर्भर करता है। यानी कि नाभिक जो होता है उसको पकड़ के रखता है, खींच के रखता है। यानी कि नाभिक जितना ही, जैसे कि
कोई वस्तु फैल के है यानी बड़ा आकार में है, मतलब कि नाभिक द्वारा उस पर बाह्य ऑर्बिट पे जो लगाया गया बल है कम है, और जैसे ही उसको नाभिक अपनी ओर खींचता है, जब कोई यानी कि नाभिक बल, देखिए आकार जो होता है निर्भर उसके नाभिक पे, क्योंकि नाभिक जो होता है आउटर ऑफ सेल को क्या करता है, अपनी ओर खींचे रखता है, सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रहता है। तो जब नाभिक सभी को खींचे रहेगा तो जिसको मजबूती के साथ खींचे रहता है वे क्या रहता है, एकदम सिकुड़ा रहता है, और जो मजबूती के साथ सिकुड़ा रहता है उसका आकार कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसका आकार कैसा हो जाता है, छोटा होता है। तो याद रखिएगा कि जो छोटा आकार का तत्व हो जाएगा, जिसका आकार छोटा होता जाएगा, उसका नाभिकीय बंध जो है यानी कि जो नाभिक है उस पर उतना अधिक बल लगाकर अपनी ओर खींच रहा है, इसीलिए उसका आकार क्या है, छोटा है। तो कार्बन द्वारा मजबूत बंध का कारण क्या है, तो आकार का छोटा होना। आकार छोटा होना मतलब कि मजबूती के साथ उसको नाभिक अपनी ओर खींच रहा है। सहसंयोजिक आबंध के दो परमाणुओं के बीच, मतलब कि सहसंयोजिक आबंध में दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी। अब सहसंयोजिक आबंध है तो ठीक है, सहसंयोजिक आबंध में दो परमाणुओं के बीच आबंधों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, आपको बताना है। एक हो सकती है 2, 3 या 4। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताएंगे कि 1, 2 या 3। आपको पता होता है सहसंयोजिक बंधन कब होता है, जब कहता है सहसंयोजिक बंधन कहता है, सहसंयोजिक होता है जब कि एक तत्व है और यह क्या है, बी तत्व है। जितना ए तत्व बी तत्व से लेगा उतना ही बी तत्व क्या करेगा, ए तत्व से लेगा। मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन को मानते हैं, यह 2 इलेक्ट्रॉन बी ले रहा है ए से, तो 2 इलेक्ट्रॉन ए भी लेगा ए से, तो इनके बीच द्विबंध। तो इनके बीच सहसंयोजिक बंध के आबंधों के बीच अधिकतम की संख्या जो हो सकती है वे 3 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन की अगर बात कहा जाए कि जब बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो और एक 4 होता है, और बाह्यतम कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, और 8 तो खुद ही भरपूर होगा। तो जब बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन और 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो यह जो बंधन बनाएगा अपने आप में एक क्या करेगा, एक की तो यह त्याग करेगा, यह त्याग करने का गुण रखेगा और यह ग्रहण करने का गुण रखता है। तो एक जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 होता है, यह त्याग करने का गुण होगा। तो जो त्याग करेगा वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, कि तो त्याग करके आयनिक बॉन्ड या विद्युत संयोजिक बॉन्ड बनाया जाता है। या आयनिक बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉनों के त्याग और ग्रहण से बनता है, जबकि संयोजिक बॉन्ड जो होता है आपके इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से। 2 तू ले लो, 2 हम ले लेते हैं, 1 तू ले लो, 1 हम लेते हैं। तो अधिकतम जो होता है ना, अधिकतम 3 याद रखिएगा। ये नहीं कहेगा कि ये तो 4 है तो 4 नहीं, 4 से 1 कम करके अधिकतम जो बंध होगा वे 3 हो सकता है। तो याद रखिएगा 4 नहीं होगा, 3 होगा। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। यहाँ पर M है, नहीं है, यहाँ पे CO है, SO3, SO2, NO2। आपको बताना है कि कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं होता है। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा है जो ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। तो फटाफट से इसका आंसर करिएगा। चलिए बताइए, आप सबको पता होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब आपसे कभी कभी पूछता है कि आपके रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी होती है जो आपके रक्त में घुले होते हैं, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो ये देखिएगा कार्बन जो होता है आपकी अम्लीय प्रकृति का रखता है। क्या रखता है, अम्लीय प्रकृति रखता है। ऑक्सीजन जो है क्षारीयता रखता है, और जो कार्बन होता है आपके उदासीन रखते हैं। तो ये आपसे पूछता है कि जो ब्लड में आपके कार्बन से घुलने से आपकी ब्लड में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड में आपके ऑक्सीजन से क्षारीयता बढ़ जाती है, और कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वह उदासीन होता है। अब रहा बात इसमें आते हैं कि कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय नहीं होता है, यह एक उदासीन होता है। जबकि SO3, SO2, NO2 और P2 आता है, P2O5, ये सारे के सारे क्या हैं आपके
अम्लीय होते हैं, जबकि CO जो है आपके उदासीन होता है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहते हैं? मतलब कि जिससे धारा प्रवाहित करने वाला, जो धारा जिससे प्रवाहित हो सके उसके उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं, पायस कहते हैं, गैर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जल्दी जल्दी से बताइएगा, निलंबन और पायसन कहाँ होता है? तो आपको बताते हैं। विलयन की अगर बात कहा जाए, विलयन को दो भागों में हम पढ़ते हैं। एक होता है उसमें उपस्थित विलेय की मात्रा पर, क्योंकि आपको पता है कि विलयन जो होता है विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय क्या होती है? जिसकी उपस्थिति कम होती है और जिसकी मात्रा अधिक होती है। जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। जैसे कि शरबत क्या है? शरबत में पानी जो है, जो जल है, वे आपके विलायक हैं, जबकि चीनी ऊपर से डालते हैं वे विलेय है। क्योंकि चीनी की मात्रा कम और पानी की मात्रा अधिक है, तो जिसकी मात्रा अधिक वह विलायक और जिसकी मात्रा कम वह विलेय होता है। अब 50 ग्राम पानी में 1 किलो चीनी डाल देगी तो यहाँ पे पानी विलेय हो जाएगा और चीनी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। तो इस बातों को भी ध्यान में रखिएगा। तो इस आधार पर, जो विलेय के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है: संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वैसा विलयन को कहते हैं जिसमें जितनी मात्रा में उपस्थित होना चाहिए, यानी कि विलेय की उपस्थिति की मात्रा उसकी आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। मतलब कि जिसकी जितनी आवश्यकता होगी विलेय की उतनी होगी, उसको संतृप्त कहेंगे। असंतृप्त, जितना विलेय की उसमें आवश्यकता होगी उससे कम होगा तो असंतृप्त। अति संतृप्त, जितना विलेय की मात्रा होनी चाहिए उससे भी अधिक हो गया तो अति संतृप्त। जितना होना चाहिए होगा उसको संतृप्त, जितना होना चाहिए नहीं होगा उसको असंतृप्त, और जितना होना चाहिए उससे भी अधिक हो गया उसको अति संतृप्त कहते हैं। यह तो विलेय के आधार पर हुआ, ठीक है, यह विलेय के आधार पर। अब घुलने के आधार पर जो विलयन है, जो घुलने के आधार पर विलयन को 2 भागों में बांटते हैं। घुलने के आधार पर विलयन को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है समांग विलयन और दूसरा होता है विसमांग विलयन। समांग विलयन होगा तो कोई बात नहीं, विसमांग विलयन होगा तो 2 घटनाएं निकल के आती हैं। एक आता है आपका निलंबन, ठीक है, और दूसरा होता है कोलाइड। क्या होता है? कोलाइड। निलंबन हुआ तो कोई बात नहीं, कोलाइड हुआ तो 2 घटनाएं होंगी। इसमें 2 चीज़ें देखने को मिलता है। एक होता है इमल्सन, इमल्सन इंग्लिश है जिसका हिंदी होता है पायस, ठीक है, और कोलाइड के कण एक होता है जेल, जिसे जेली भी कहते हैं, तो जेल या जेली, यह कोलाइड के कण होते हैं। निलंबन का कण जो होता है, जो उसमें कण होना चाहिए, ये ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, कि घुलने के आधार पर समांग में मतलब कि समान मात्रा में घुल जाए। जैसे कि दूध में जादू जी लोग जो पानी डालते हैं, जो पानी डाला जाता है दूध में, पानी एक क्या है? समांग विलयन है, क्योंकि यह घुल जाएगा पूरी तरह से। तो दूध में पानी तो घुल ही जाएगा, लेकिन यह जो कण होगा इसको दिखाई नहीं देगा। तो निलंबन का जो निलंबन का कण होता है, समांग मिश्रण मतलब कि कोई भी चीज़ मिलाइए पूरी तरह से घुल जाए। जैसे कि शरबत बनाते समय, शरबत जब बनाते हैं तो चीनी पानी में पूरी तरह से क्या हो जाता है? घुल जाता है, और उसके कण को हम देख नहीं पाते हैं। तो यह समांग मिश्रण हुआ। विसमांग मिश्रण में 2 होता है, मतलब कि इसमें कण क्या होंगे? बड़ा 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक होता है, और कोलाइड के कण 10⁻⁵ से 10⁻⁷ तक होता है, उसको कोलाइड कहते हैं। इमल्सन या पायस क्या होता है? तो जब द्रव का कण हो, मतलब कि द्रव या द्रव के कण 10⁻⁵ से 10⁻⁷ हो, उसको इमल्सन या पायस कहते हैं, और जो ठोस और के रूप में हो उसको जेली कहते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नहीं था, तो 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा था। यहाँ पे क्या था? आपसे पूछ रहा था धारा को प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला निलंबन और पायस, तो होगा ही नहीं। गैर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, वे इलेक्ट्रोलाइट होता है जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रोलाइट से क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यह धन आयन और ऋण आयन में टूट जाते हैं, जो कि विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइट का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शुक्राणु में, मानव
में शुक्राणु के कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं, आपको बताना है कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं। यहाँ पे सभी के सभी में जोड़ी लिखा हुआ है, 21 जोड़ी, 23 जोड़ी, 24 जोड़ी ऐसे करके है या 22 जोड़ी। तो जल्दी से बताइए कि जोड़ी क्या होगा। ठीक है, तो आप सबको पता है कि मानव के शुक्राणु में आपके 23 जोड़ी या 46 पाए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनपायी है, आपको बताना है कौन, खरगोश, बत्तख, कंगारू या प्लेटिपस। ठीक है, तो बताइए कौन है जो कि अंडा देती है, मतलब कि अंडा देने वाला स्तनपायी है, अंडा भी देती है और स्तनपायी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्योडेटा संघ को, जो कार्योडेटा संघ होता है उसको कुछ भागों में बांटा गया है, जिसमें कि आते हैं आपके मत्स्य वर्ग, जिसे हम पिसिज वर्ग कहते हैं। फिर आता है आपका क्या, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, क्या, उभयचर वर्ग जिसे एम्फीबियन कहते हैं। फिर आता है आपके रेप्टिलिया जिसे सरीसृप कहते हैं। और फिर एक आता है पक्षी वर्ग और दूसरा आता है स्तनधारी वर्ग। ठीक है, आपसे पूछा है कि स्तनपायी भी होना चाहिए और अंडा देना चाहिए, अंडा देता हुआ स्तनपायी कौन है, तो खरगोश की अगर बात कहा जाए तो खरगोश तो एक स्तनपायी है, क्योंकि यह बच्चा देता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्तनपायी भी दो प्रकार से होता है। स्तनधारी को, जो स्तनपायी भी होते हैं, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है जो कि कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, तो मेटाथेरिया, प्रोटोथीरिया और यूथीरिया। कौन, मेटाथेरिया, प्रोटोथीरिया और यूथीरिया। ठीक है, मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया और यूथीरिया तो ये सारे के सारे आते हैं। तो अब कहा बात की खरगोश, बत्तख, कंगारू या प्लेटिपस, तो जो डेक प्लेटिपस कंगारू जो होता है यह क्या होता है, प्रोटोथीरिया, यानी कि यह बच्चा पूर्ण विकसित नहीं देता। ठीक है, यह बच्चा जो होता है पूर्ण विकसित नहीं देता है। तो जो डक ब्लड प्लेटिपस होते हैं यह क्या है, जो स्तनधारी हैं और अंडा भी देते हैं। बत्तख तो अंडा देता है लेकिन स्तनधारी नहीं है, वह क्या पक्षी वर्ग से आता है। अगला, श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण का वाला अंग कौन है, यानी रहित, मतलब कि जिसमें श्वसन में भी नहीं होता है, उत्सर्जक और परिसंचरण अंग भी रहित होता है, मतलब कि उसमें श्वसन भी नहीं पाया जाता है, श्वसनी अंग भी, उत्सर्जनी अंग भी, परिसंचरण तंत्र भी। और कौन से है जो कि उसमें नहीं पाया जाता, ना तो श्वसन अंग, न उत्सर्जन अंग, न परिसंचरण अंग। ये सारे के सारे आपको बता चुके हैं। टेप वर्म जिसे आप गोल कृमि कहते हैं, ये आपके, ठीक है, टेप वर्म जिसे गोल कृमि नहीं, इसे टेप वर्म को हम फीता कृमि कहते हैं। क्या कहते हैं, फीता कृमि कहते हैं। और ये आपके आंत में पाया जाता है। थ्रेड वर्म, लीवर फुलक, ये सारे के सारे आपके अथु ही हैं, फीता कृमि ही एक प्रकार के हैं, क्योंकि वर्म लगा है और ये भी आपके आंत में पाए जाते हैं। जो स्पंज होता है जिसे स्पंजी कहते हैं, इसी में स्पंजिला आता है, यूप्लेटेला आता है। तो जो स्पंज संघ के होते हैं, जो स्पंजी संघ के होते हैं, स्पंज किस संघ को कहते हैं, तो संघ पेरिफेरा को हम पेरिफेरा संघ के अंतर्गत ही आता है स्पंजी, और स्पंजी में श्वसन, उत्सर्जक और परिसंचरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलिका द्वारा विकसित नया जीव कौन है, जिसे कलिका द्वारा विकसित होता है नया जीव, कीटाणु, हाइड्रा, पैरामीशियम या अमीबा। क्योंकि यह कलिका द्वारा विकसित होता है, कलिका फूटता है कीटाणु में, हाइड्रा में, पैरामीशियम में या अमीबा में। बताइए कि किसे में कलिका द्वारा विकसित होता है। चलिए, तो अमीबा और पैरामीशियम तो आपको पता है, यह विखंडन के द्वारा, ठीक है। और जो हाइड्रा होता है वह कलिका या मुकुलन द्वारा, कलिका या इसी को मुकुलन भी कहते हैं या इसी को बूडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बूडिंग विधि के द्वारा। तो कलिका द्वारा विकसित नए जीव कौन से हैं, तो आपके हाइड्रा होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केवल समुद्र में पाए जाने वाला मछली है कौन है, कि जो केवल समुद्र में पाए जाने वाली मछली बताना है। केस कौन है, जेलीफिश है, डॉगफिश है, सिल्वर फिश है या स्टारफिश है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि केवल समुद्र में पाए जाने वाला मछली कौन है। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा है, ये मत सोच लीजिएगा, ये नहीं पूछा है कि आपका
वास्तविक मछली कौन है। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि वास्तविक मछली के बारे में पूछ रहा है कि वास्तविक मछली कौन है, क्योंकि आपको पता है कि वास्तविक मछली और कुछ क्या होती है, फॉल्स फिश होती हैं। मतलब कि वहाँ मछली नहीं होता, मछली के जैसा नाम होता है लेकिन मछली नहीं होती। जैसे कि वास्तविक मछली कौन कौन सी नहीं है उसको बता देते, इसका आंसर करिएगा, तब तक से हम बताते हैं। देखिए वास्तविक मछली का कुछ ऐसे मछली हैं जिनका नाम तो मछली की जैसा है पर नहीं है, उनका कौन कौन है। तो कहेंगे कि वास्तविक मछली, वास्तविक जो होती है वास्तविक मछली नहीं है, मछली नहीं होती है कौन कौन। तो याद रखिएगा, इसके लिए सूत्र ट्रिक याद रखते हैं, क्राई, क्या क्राई, ठीक ना, क्राई, ऐसे ना रुक जाए, एक सेकंड और फिर से बताते हैं। जो होता है जेसी क्राई, क्या जेसी क्राई, क्या जेसी क्राई, जेसी क्राई कूडे स्टार, क्या जेसी क्राई कूडे स्टार, और फिर होता है सेल रेजर, रेजर। ये सारे के सारे आपके जो हैं, जे से जेलीफिश, ठीक है, जेलीफिश, और जेलीफिश जो हैं आपके सिलिंटेट्रा संघ के जंतु हैं। क्या है, सिलिंटेट्रा, सिलिंटेट्रा संघ के जंतु हैं। सी से सिल्वर फिश, सिल्वर फिश, और सिल्वर फिश जो हैं आपके कहाँ के, तो आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। किसकी हैं, तो आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। क्राई तो कहता है कि क्राई से होता है जिसका नाम होता है क्राई फिश, क्या क्राई फिश, और क्राई फिश भी आपके आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। किसके हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। कू से कूडे जो है, कू से क्या होता है, कूडे, ठीक ना, जो क्राई कू से होता है, कू से होता है, क्या कहते हैं उसको, कैटल फिश, कैटल फिश। जो कैटल फिश होता है ये भी आपके आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। क्या है, आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। डे से होता है डेवल फिश, क्या होता है, डेविल फिश, डेवल फिश जिसे कहते हैं डेविल फिश कहता है। डेविल फिश जो है आपके मोलास्का संघ के हैं। दिखाई दे रहा है, एक भी आपके मत्स्य वर्ग में आए नहीं है। स्टार आता है जिसे हम स्टार फिश कहते हैं, स्टार फिश कहते हैं, और यह आपके इकाइनोडर्मेटा संघ के हैं। और सेल एक आया है, सेल, जिसे हम सेल फिश कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल फिश कहते हैं। और सेल फिश जो है ये भी आपके आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं। क्या है, आर्थ्रोपोडा संघ के। एक रोजर आया था, रोजर फिश जो है, यह रोजर फिश जो होती हैं, रोजर फिश जो है यह भी आपके मोलास्का संघ के हैं। तो याद रखिएगा, यह सारे के सारे जैसे कि स्टार फिश लगा हुआ है, देखिए रोजर फिश, सेल फिश, स्टार फिश, डेवल फिश, कूडे स्टार, मतलब फिश सब में लगा है, लेकिन यह सब मछली नहीं है। तो कैसे याद रखेंगे, जेसी क्राई कूडे स्टार सेल रोजर, जेसी क्राई कूडे स्टार सेल रोजर। जेली फिश सिलिंटेट्रा संघ के हैं। क्या है, जेली फिश किस संघ के हैं, सिलिंटेट्रा संघ की जंतु हैं। उसके बाद कहेगा सिल्वर फिश, क्राई फिश, जो कैटल फिश, और एक और है आपका जो सेल फिश, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। डेवल फिश आपके मोलास्का संघ के, और जो रोजर फिश मोलास्का संघ के। जबकि आपके जो स्टार फिश होता है, स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा का होता है। और आपसे क्वेश्चंस बना है कि कौन सा मछली है जो कि समुद्र में पाया जाता है। तो देखिए जेली फिश, जेली फिश तो अभी पता है, बताए ना कि जेली फिश फॉल्स फिश है। और जेली फिश जो है आपके किस संघ के हैं, तो यह आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। सॉरी, जेली फिश किस है, सिलिंटेट्रा संघ के ना, सॉरी सिलिंटेट्रा संघ के। किस संघ के हैं, सिलिंटेट्रा संघ के। डॉग फिश यह वास्तविक मछली होती है। सिल्वर फिश भी क्या है, एक फॉल्स फिश है। क्या है, फॉल्स फिश ही है, मतलब कि झूठी मछली है। और जो सिल्वर होता है वे कैसी मछली है, किस संघ की है सिल्वर मछली, तो जो सिल्वर मछली होती है वे अभी आपके आर्थ्रोपोडा संघ की हैं। और जो स्टार फिश होता है यह इकाइनोडर्मेटा का होता है। और इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं सभी के सभी आपके समुद्री जीव होते हैं, याद रखिएगा।
तो जो स्टार फिश होता है वे समुद्री में पाए जाने वाले मछली होता है। डॉग फिश ऐसे मछली ही है, लेकिन केवल समुद्र में पाए जाने वाला जो होगा वे स्टार फिश होगा। और स्टार फिश एक मछली की वास्तविक मछली की प्रकार नहीं है, यहाँ पर केवल समुद्र में है, तो इकाइनोडर्मेटा। अगला, 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त प्राणी कौन है? आपको पता होना चाहिए कि जिसमें 4 कोष्ठ होगा वह हृदय होगा, वे तो आपके गर्म रक्तीय प्राणी होते हैं। तो सरीसृप जो होता है आपके 4 कोष्ठीय होता है, और यही भी होता है सरीसृप और पक्षी। सरीसृप को ही हम क्या कहते हैं? मैमेलिया, और पक्षी को एविज कहते हैं। तो एविज वर्ग का है, पक्षी वर्ग का है, या मैमेलिया वर्ग का है, इनके जंतु जो होते हैं आपके गर्म रक्तीय प्राणी होते हैं। जबकि जो जिसमें 2 और 3 हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 और 3 हृदय पाए जाते हैं, वे शीत रक्तीय प्राणी होते हैं। कैसे प्राणी होते हैं? तो शीत रक्तीय प्राणी होते हैं। इनको कोल्ड ब्लडेड, इनको वार्म ब्लडेड। तो याद रखिएगा कि जिसमें 2 हृदय या 3 हृदय पाया जाएगा वह शीत रक्तीय प्राणी, और जिसमें 4 पाया जाता है वे गर्म रक्तीय प्राणी होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा थैलोपाइटा समूह से इनमें संबंधित नहीं है? क्लोडोफेरा, यूलेथ्रिक्स, कारा या मार्सिलिया? बताइए कौन है जो कि थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है? तो क्लेडोफेरा, यूलेथ्रिक्स और कारा, ये सारे के सारे जो हैं आपके किससे? थैलोफाइटा संघ के हैं। जबकि मार्सिलिया जो होता है आपके ब्रायोफाइटा के हैं। किस संघ का है? तो ब्रायोफाइटा का। तो याद रखिएगा कि जो मार्सिलिया है यह आपके ब्रायोफाइटा का है, जबकि क्लोडोफेरा, यूलेथ्रिक्स और कारा, क्लोडोफेरा, यूलेथ्रिक्स और कारा, याद रखिएगा कि क्लोडोफेरा, यूलेथ्रिक्स और कारा ये सारे के सारे थैलोफाइटा के हैं, जबकि मार्सिलिया ब्रायोफाइटा के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मोटी जेली की तरह घोल बनाने के लिए किसकी क्षमता के कारण इसका उपयोग जेली, मोम और मुरब्बे बनाने में किया जाता है? पेप्टाइड, पेप्टोन, पैक्टिन या लैक्टोज? इसको पहचानने के लिए आपको पिछले क्लासों में बताए थे कि कैसे पहचाना जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मोटी और जेली है और घोल बनाने के लिए बोल रहा है, और आपको पता है ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। लैक्टोज तो आपके दूध शर्करा होता है। क्या है? दूध शर्करा है। अब पता है पेप्टाइड और पेप्टोन, आपको बताए थे कि जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को कैसे बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। तो पेप्टाइड्स और पेप्टोन ये तो नहीं होंगे, और लैक्टोज भी नहीं होगा, तो क्या होगा? पैक्टिन होगा। तो जो पैक्टिन होता है एक मोटी जेली की तरह होता है, घोल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि होता है। तो याद रखिएगा। ये थे आपके क्या? ये थे आपके करंट अफेयर्स। अब आते हैं ये थे आपके साइंस। अब हम लोग बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की ओर। करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं, तो एक बार सभी लोग अपने अपने स्कोर क्या करेंगे कि शेयर कर देंगे, अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। और जो पहली बार जुड़े हैं लाइक करिएगा, क्योंकि पढ़ाते समय न तो हम आप लोगों को लाइक के लिए बोलते हैं, नहीं शेयर के लिए बोलते हैं, और नहीं बच्चों को लाने के लिए बोलते हैं। तो आप लोग बच्चे नहीं ला रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोग बच्चों को नहीं लेकर आ रहे हैं। तो बताइए कि कैसे कैसे क्या होगा। मेहनत इतना हो रही है और आप लोग इस मेहनत का फल कैसे दीजिएगा? तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए मेरे भाई, क्योंकि बनाने में मेहनत लगता है, और कहीं ना कहीं बच्चे नहीं आते हैं तो डिसअपॉइंट होता है। सबका मन में होता है कितना मेहनत करिए, तब पर भी बच्चे नहीं आते हैं, तो क्या होगा? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आते हैं आज का। नमस्ते योगा ऐप निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या सूचना मंत्रालय? आंसर करिएगा, जल्दी से बताइए। नमस्ते योगा ऐप। अब रहा बात कि नमस्ते योगा ऐप है, तो आपको पता होना चाहिए कि योग महोत्सव कहाँ होगा। इस बार का 2021 में जो एक योग महोत्सव वह ऋषिकेश के कहाँ? ऋषिकेश के उत्तराखंड में होने वाला है। ठीक है, और आपको पूछता है 21 जून को ना, करेक्ट है? एक बार कमेंट में कर दीजिएगा, 21 जून को बता दीजिएगा। 21 जून को हम लोग योगा दिवस मनाते हैं। और रहा बात कि नमस्ते योगा ऐप है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या क्या होगा? तो सबको पता है कि
योग और स्वास्थ्य के लिए जो आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। आयुष मंत्रालय जो है आपके आयुर्वेदी से संबंधित है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो योग महोत्सव पूछे तो ऋषिकेश के उत्तराखंड में किया गया है। नमस्ते योगा ऐप, तो यह ऐप है, तो पूछे कि नमस्ते योगा ऐप किस मंत्रालय के द्वारा, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला, एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत 2020-21 के रैंकिंग में किस राज्य का प्रथम स्थान था। आपको बताना है कि जो एनीमिया मुक्त भारत बनाने में, जो एनीमिया मुक्त भारत है उस सूचकांक में भारत का कौन से राज्य का प्रथम स्थान था। उत्तर प्रदेश का था, उड़ीसा का था, मध्य प्रदेश का था, आंध्र प्रदेश का था। जल्दी से बताएंगे। आपको बताना है कि एनीमिया एक बीमारी है। क्या है? एनीमिया एक बीमारी है जो कि होता है, जो कि फेफड़े से होता है, फेफड़े में होता है एनीमिया। और एनीमिया मुक्त होने वाला जो भारत है यह कौन सा है, तो जल्दी से बताएंगे। तो चलिए, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो सबको पता है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल हैं। उड़ीसा के नवीन पटनायक और गणेशी लाल। मध्य प्रदेश के आपके शिवराज सिंह चौहान, जंगू मोहन भाई पटेल हैं। और आंध्र प्रदेश के कहता है तो जगमोहन रेड्डी हैं। और क्या, जगमोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिचंद्र ऐसे करके कुछ हैं, तो याद रखिएगा। अब रहा बात कि किस राज्य में एनीमिया मुक्त भारतीय सूचकांक 2021 में किया गया है, तो ये आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा। अब फिर आता है लॉन्च पैड योजना, जो है लॉन्च पैड जो योजना है, लॉन्च पैड योजना भी आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही चलाया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना और एनीमिया मुक्त भारतीय सूचकांक में जो रैंकिंग है इसमें पहले स्थान पे है। मध्य प्रदेश की और बात कहा जाए कि जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, सबसे अधिक जनजाति जो है, जनजाति पाए जाने वाला जो है वो मध्य प्रदेश है। ये सारे के सारे बनते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोरपैट युद्धाभ्यास का आयोजन, मतलब कि भारत ने किस देश के साथ कोरपैट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? म्यांमार के साथ, थाईलैंड के साथ, मालदीव या रूस के साथ। आपको कोरपैट युद्धाभ्यास बताना है कि किसके साथ किया है। तो जो कोरपैट युद्धाभ्यास किसके साथ किया है, तो यह किया है कोरपैट युद्धाभ्यास मालदीव के साथ किया है। मालदीव, ठीक है, तो मालदीव के साथ किया है। ठीक है, तो म्यांमार की मुद्रा क्या होता है? क्यात होता है। थाईलैंड के बहत, और मालदीव का रुपया होता है। मालदीव का रुपया, लेकिन यहाँ के मालदीव का रुपया होता है रूस के। चलिए, तो कोरपेट कहता है युद्धाभ्यास कहाँ? तो मालदीव में। अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले लकड़ी से बना उपग्रह को लॉन्च करने की बात मैंने जारी किया है? आपको बताना है ब्राजील ने, न्यूजीलैंड ने, ईरान ने या फ्रांस के। मतलब बताना है कि किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया है। क्योंकि यह सोच रहा है, क्योंकि यह ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो उपग्रह है जब छोड़ा जाता है, लॉन्च किया जाता है, तो जो वहाँ पे जब उपग्रह छोड़ा जाता है तो वह जितने भी धातु के बने होते हैं वे जल नहीं पाते हैं, और वह क्या होता है, ऊपर जाके कचड़े के रूप में एकत्रित होते रहते हैं। और यह कौन सा है, तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए, तो यह जो है आपके न्यूजीलैंड, कौन? न्यूजीलैंड जो है कहाँ था? न्यूजीलैंड कैसे? तो आपसे यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो विश्व कप हुआ था, वनडे जो विश्व कप हुआ था, इसमें उप विजेता कौन था? तो उप विजेता जो था वे आपके क्या थे? न्यूजीलैंड थे। जबकि विजेता क्या था? आपके विजेता जो विश्व कप हुआ था क्रिकेट के, वे इंग्लैंड थे। क्या थे? इंग्लैंड थे। तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड से ए हो जाएंगे। अगला, हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपको बताना है कि फुटबॉल एसोसिएशन के महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डेवी हैविट को, रेखा मेनन को, रेबिका ग्रिसन को या नीतू डेविड को? तो जल्दी से इसका बताएंगे कि कौन है फुटबॉल से जिन्हें चुना गया है। और तब तक से आपको पता होना चाहिए कि फुटबॉल एसोसिएशन का पहला महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। अब फुटबॉल से आया तो फुटबॉल का आप लोग करिए, तब तक से आपको बता देते हैं। पूछता है कि फुटबॉल में जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है,
कौन है, जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है, इंग्लिश प्रीमियर जो लीग है 2020-21 को किसने जीता है? तो इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020-21 को मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। और किसको हराकर? तो लिसेस्टर सिटी को हराकर जीता है। तो याद रखिएगा कि इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020-21 को मैनचेस्टर सिटी ने जीता है और लेचेस्टर को हराकर। फिर एक और आता है ला लीगा। ला लीगा भी एक क्या है? फुटबॉल से ही होने वाला एक आयोजन है, जो कि ला लीगा में किसने जीता है? तो ला लीगा में जीते हैं वे जो है एटलेटिका जीता है रियल मैड्रिड को हराकर। जो रियल मैड्रिड है उसको हराकर एटलेटिका ने जीता है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग मैनचेस्टर ने जीता है लिचेस्टर को हराकर, ला लीगा में एटलेटिका ने जीता है रियल मैड्रिड को हराकर। और कुछ है जो कि आपको याद रखना होता है, जैसे कि फुटबॉल से ही संबंधित है, जैसे कि आता है क्या, भारत में सबसे फेमस जो इंडियन सुपर लीग है, क्या है? इंडियन जो सुपर लीग है, इंडियन सुपर लीग जिसे शॉर्ट में ISL कहते हैं, यह हुआ था 2020-21 में। इसके विजेता कौन है? तो इसको मुंबई सिटी ने जीता है। मुंबई सिटी एफसी ने जीता है। किसको हराकर? तो यह हराकर जीता है आपके ATK मोहन बगान को। किसको? मोहन बगान को हराकर जीता है। तो याद रखिएगा इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल से संबंधित है, किसको जीता है? तो मुंबई सिटी FC ने जीता ATK को हराकर। और ये दो थे, ला लीगा थे, एटलेटिका जीता है रियल मैड्रिड को हराकर, इंग्लिश प्रीमियर लीग। अब रहा बात कि फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रेबिका ग्रिनसन सपन को, किसे? रेबिका ग्रिनसन सेपन्स को मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग, यानी किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग दिया है? तमिलनाडु के, गोवा के, कर्नाटका के या केरल के? जल्दी से बताएंगे किस राज्य के सरकार के द्वारा किया गया है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। चलिए, तो केरल का, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु, बताइए। तो आपको पता है कि GI टैग तमिलनाडु के जो मिट्टी के खिलौने के लिए किसको मिला है? तो मिट्टी का जो खिलौना है वे तमिलनाडु के लिए मिला है। तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु का जो है, तमिलनाडु राज्य में मिट्टी के खिलौना के लिए मिला है। अगला, BCCI द्वारा हाल ही में क्या, BCCI द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सीनियर मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने का घोषणा किया गया है? यानी BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सीनियर मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की? अजय जडेजा को, जहीर खान को, रमेश पवार को या प्रवीण कुमार को? बताइए जल्दी से, किसको? चलिए, तो आपको पता है BCCI के महिला के तो होंगे, तो वे हैं आपके रमेश पवार। कौन है? रमेश पवार को बनाया गया। हाल ही में किस देश द्वारा तीसरा आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है? किस देश के द्वारा तीसरा आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया? आइसलैंड, स्वीडन, जापान या A और B दोनों? बताना है आइसलैंड और जापान। क्या आइसलैंड, जापान या स्वीडन या दोनों? आइसलैंड और जापान। बताइए जल्दी से क्या होंगे? तो जो यह आर्कटिक विज्ञान का मंत्री स्तर जो बैठक हुआ था, इसमें आइसलैंड भी था और जापान भी था, इसलिए इसका राइट आंसर D हो जाएगा। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफॉर्स कोविड वैक्सीन, मतलब सिनोफॉर्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दिया है? एक सिनोफॉर्स कोविड वैक्सीन है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस्तेमाल करने के लिए रूस में, चीन के, इजराइल के। बताइए किस देश ने दे दिया है कि जो सिनोफॉर्स है उसको आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं आपातकालीन के दौरान। तो यह जो है सिनोफॉर्स कोविड वैक्सीन, यह जो है आपके चीन सरकार ने कहा है, चीन देश ने कहा है कि कर सकते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर, क्या लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली
किसके द्वारा लिखा गया? मेघना मार्कल के द्वारा, शाकुर राथिर के द्वारा, कल्की कोचलिन के द्वारा या अनुपम खेर के द्वारा? लाइफ इन क्लॉक टावर इन वैली, बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? अनूप खेर के द्वारा, शाकुर, मेघना या किसके द्वारा? चलिए, तो लाइफ इन द टावर ऑफ वैली यह शाकुर राथेर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो लाइफ इन क्लॉक टावर इन वैली किसके द्वारा? शाकुर राथेर के द्वारा। अगला, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे बड़ा पोषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? भारत है, चीन है, अमेरिका या वियतनाम है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे कौन है ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार पोषण प्राप्तकर्ता देश? चलिए, तो वे हैं आपके भारत। कौन है? भारत। अगला, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? यानी जल जीवन के मिशन के तहत 100% पाइप जल कनेक्शन, वहाँ पे 100% जो है पाइप जल कनेक्शंस का लक्ष्य प्राप्त कर का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी या क्या होंगे? तो चलिए, तो यह होंगे आपके पुडुचेरी। क्या होंगे? पुडुचेरी होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? मिस यूनिवर्स का खिताब 2020 किसने जीता है? एडेलिना कॉस्टिलिन को, एलिना सेनेका को, एंड्रिया मेज को या आना मार्सेलोवा को? बताइए किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? बताइए, मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो वो बनी है एंड्रिया मेजा को। किसे? एंड्रिया मेजा को बनाया गया है। तो मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा ने जीती है। अगला, किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन का सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन का सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनमोहन सिंह को, अमर्त्य सेन को, रघुराम राजन को या भलाद चंद्र मुंगेर को? भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें स्पेन का सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस से सम्मानित किया गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, यह जो है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, यह कहाँ का है? तो यह स्पेन का सर्वोच्च सम्मान अर्थशास्त्री हैं जिन्हें प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से, तो ये आपके अमर्त्य सेन को। किसको? अमर्त्य सेन को। तो प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से किसे? अमर्त्य सेन को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत किया है? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका या मध्य प्रदेश? आपको बताना है किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत किया है। वीडियो देखते रहिए और लाइक भी करिए, नहीं कि आप देखते रहें। आप लोगों का सबसे अच्छी बात यही है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और नहीं शेयर करते हैं। सबसे बेहतरीन काम है, इसके लिए तो आप लोगों को क्लैपिंग होना चाहिए। ठीक है, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन, बताना है स्मार्ट किचन आपके केरल राज्य के द्वारा किया गया। स्मार्ट किचन कहाँ? केरल राज्य के द्वारा किया गया है। किस भारतीय इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है कि किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय को इंटरनेशनल को बिजनेस ऑफ ईयर 2021 से सम्मानित किया गया? आर.के. नारायण को, अरविंद अडिगा को, नितिन राकेश को या अमित त्रिपाठी को? बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताएंगे। तो जो नितिन राकेश हैं इनको बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कि बिजनेस बुक ऑफ द ईयर से नितिन राकेश को। अगला, ला लीगा फुटबॉल 2021 का खिताब किसने जीता? अभी बताए हैं कि ला लीगा को किसने जीता है। ला लीगा फुटबॉल लीग 2021 को किसने जीता है? तभी बताए ना, जल्दी से बताइए। रियल मैड्रिड तो क्या रहा? पराजित रहा। और हारा जीता कौन था? तो एटलेटिको मैड्रिड। तो एटलेटिको मैड्रिड
विजेता है, जबकि ला मैड्रिड जो है हारा था। तो यहाँ पे आपसे खिताब जीतने की बात है तो ए होगा, तो ये विजेता हैं और यह क्या है, उप विजेता है। अभी इसको चर्चा किए थे, तो लीजिए लड़ भी गया आपका। तो ला लीगा खिताब 2021 का किसने जीता, तो एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड हारा है। अगला, हाल ही में बंगाल के खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने रखा है। जो बंगाल में आया था यास चक्रवात, उसका नामकरण किस देश में किया गया था, मालदीव, कतर, म्यांमार या ओमान। जल्दी से बताइए। आप मेरे भाई बच्चों की संख्या बढ़ाओ। अब आपके समय 2 घंटा बर्बाद नहीं करेंगे, हम 1 या 1.5 घंटा में ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ाओ। आप लोग शुरू से अंत तक, जब 9 बजे क्लास स्टार्ट होता है तो सभी लोग 9 बजे तक वेट करिए। 9 बजे से सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि हम क्लास को जल्दी जल्दी लेकर चलेंगे, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। तो क्लास में सभी लोग 9 बजे एकदम करेक्ट जुड़ जाइए। 9 बजे से पहले ही थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लीजिए, भले ही जैसे प्रीमियर हो, और सभी लोग अपना आंसर देना स्टार्ट कर देंगे। तुम्हारा भी समय बचेगा और सबका समय बचेगा। तो बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया था, तो बताइए। और बच्चों को ज़रूर शेयर करो मेरे भाई, और बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलो जिससे कि जुड़े। तो जो यास चक्रवात है, यास चक्रवात का नामकरण आपके ओमान के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा कि ओमान के द्वारा किया गया है। तो जो पहली बार होंगे वीडियो को लाइक भी कर देंगे और शेयर भी करेंगे। अच्छा, हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क। बनराघट्टा ना बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में या कर्नाटक में। बनेरघट्टा बताइए कहाँ, बनेरघट्टा कहाँ है, चर्चा में रहा बनेरघट्टा। तो जो बनेरघट्टा नेशनल पार्क है यह आपके कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा कि जो बनेरघट्टा है यह कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। भारत का पहला नागरिक ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बन गया है, जो ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। क्या ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बन गया है, लखनऊ, नागपुर, दिल्ली या गाजियाबाद। बताइए कौन है ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। लखनऊ ने थैला बैंक, जो प्लास्टिक थैला बैंक का निर्माण किया है अभी हाल ही में। कौन सा नगर निगम ने कहा, पूछता है थैला बैंक, तो लखनऊ के द्वारा, याद रखिएगा। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बन गया है, तो यह गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में शायद है, यूपी में है। तो भारत का पहला नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बन गया है, तो यूपी बन गया है, और लखनऊ में थैला बैंक था। अगला, हाल ही में पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज तथा रिगोसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ किया गया। भारत का पहला फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज तथा रिगोफिक्शंस यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई, केरल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में। जल्दी से बताएंगे। भारत का पहला फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज रेगिसिफिकेशंस यूनिट की शुरुआत कहाँ किया गया है। चलिए जल्दी से करिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए मेरे भाई, और बच्चों को तो शेयर करवे मत करिए, करिएगा तो कहाँ से, आप लोगों को करना नहीं है। चलिए, तो महाराष्ट्र के कहाँ, महाराष्ट्र के एलएनजी स्टोरेज रेगिसिफिकेशंस कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है। क्या गुयाना फुक को वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, मोहम्मद बाजू नाइजर के राष्ट्रपति हैं, हामिद मोहम्मद नाइजीरिया के हैं, या कौन नहीं है। कहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सुमेलित, कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। और एक और बात बता दें कि आप लोग जब भी जुड़िए ना, सभी लोग 9 बजे जुड़ जाइए, 9 बजे क्लास में जुड़े रहिए, और आपका समय जल्दी जल्दी से करवाते चलेंगे, और आप लोग अपने आंसर को भी देते रहेंगे। चलिए, तो यह हाल ही में नियुक्त हुआ संबंध में कौन है, तो यह जो वाजोसा उस्मानी है, जो वाजोसा उस्मानी हैं, या कोसोवा के प्रधानमंत्री हैं, या क्या है आपके सुमेलित हैं, या क्या है डी आंसर। तो यह थे आज आपके 50 क्वेश्चंस थे, और एक और क्वेश्चंस बना है, बताइए। अभी WHO द्वारा शुरू किया गया E2025 का पहल का संबंध में क्या है, क्षय रोग के उन्मूलन से, पोलियो उन्मूलन से, मलेरिया उन्मूलन से, या पोषण के सुरक्षा से। बताइए, WHO द्वारा शुरू किया गया
25 का पहल का संबंध किससे है? क्षय रोग से, पोलियो से, मलेरिया से या पोषण की सुरक्षा से? तो यह है आपके मलेरिया के उन्मूलन से। किससे? मलेरिया के उन्मूलन से जो है आपके E25 का पहल रखा गया है। तो याद रखिएगा, तो जो मलेरिया है मलेरिया के उन्मूलन से रखा गया है। 51वां, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को, यहाँ पे विनोद खन्ना को, सी में है विनोद खन्ना को, शशि कपूर को या रजनीकांत को। बताना है कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, यह जिसको सम्मानित किया गया है वे हैं आपके रजनीकांत को। किसे? रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज आपके कुल मिला के आज 51-52 क्वेश्चन थे, जिसमें कि आज साइंस और करंट के थे। तो यह थे आज के लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते सभी लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा है इसको ज़रूर करके जाएंगे। जो लाइक नहीं किए हैं वे लाइक भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे और अपने वही क्लास के साथ, सुपर 25 के साथ। तो बच्चों को कॉल जरूर लेके आइए अधिक से अधिक संख्या में, अन्यथा क्या, चलिए कोई बात नहीं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि और जय हिंद।